सर, जो ये मॉडर्न स्टेट डेवलप हो रहा है वो आपकी नज़र में हिस्टोरिकल वे में आप इसे कैसे देखते हैं? एक्चुअली 1750 में एक बहुत बड़ी घटना घटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने अपना बेटा पैदा किया, उसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1787। उसके बाद जहां जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जैसे भारत की बात करते हैं, 1757 से कंपनी का भारत पे कब्जा शुरू हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1757 से 1857 तक भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं पर नेशनल मूवमेंट नहीं है। 1857 का रिवोल्ट होता है, उसके बाद हम देखते हैं एक नई घटना भारत में शुरू हो जाती है, राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। अब यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा, क्यों? जब कब्जा 1757 से हुआ तो राष्ट्रीय आंदोलन 1857 के बाद से क्यों शुरू हुआ? कोई बात होगी। बात यह है कि 1850 के बाद भारत में दो बड़ी क्रांतिकारी घटनाएं घटी। पहला, रेलवे रेवोल्यूशन, 1853, रेलवे लाइन मुंबई से थाने तक। इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहां इंडस्ट्री होगी। आई इज इक्वल टू आई, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्री। तो 1853 में रेलवे आया, 1854 में पहली कॉटन मिल आई मुंबई में। यहीं से भारत में भारतीय औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। भारतीय औद्योगिक क्रांति, भारतीयों ने पैसा लगाना किया इंडस्ट्रीज में। अब ये जब भारतीय इंडस्ट्रियां पैदा होनी शुरू हुई तो इनको प्रोटेक्शन चाहिए, संरक्षण चाहिए सरकार से। सरकार ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट को जो वरीयता दे रही थी उसे खत्म नहीं कर, भाई शासन ही उन्हीं का था। तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया। इंग्लैंड गए, वहाँ से लेबर पार्टी से चुनाव लड़े, ब्रिटेन की संसद में गए, उनको बताया कि सर हम तो आपकी ही प्रजा है ना, हमारे अधिकारों का हनन क्यों कर रहे हो? 1870s तक पहुंचते पहुंचते जो भारतीय औद्योगिक क्रांति है वो और विकसित हो गई और डेवलप हो गई। लेकिन जो सरकार से समर्थन मिलना था, सपोर्ट मिलना था, वो नहीं मिल रहा था। लिप्टन आया, उसने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी, मिनिमम कर दी। जैसे उसने इंपोर्ट ड्यूटी मिनिमम की, पूरा भारतीय बाजार यूरोपीय उत्पादों से भर गया। कौन दर्द में आया? भारतीय उद्योगपति आए ना। उद्योगपति जब दर्द में आएगा तो क्या करेगा? फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, पैसा प्रोवाइड करेगा। वहीं पर एक और ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुआ, इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत है उसकी मदर कौन है? औद्योगिक क्रांति। अगर वो औद्योगिक क्रांति नहीं होती तो राष्ट्रीय आंदोलन नहीं शुरू होता, क्योंकि वो औद्योगिक क्रांति नहीं होती, भारतीय उद्योगपतियों का हित घाटे में नहीं पड़ता, वो फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करते। इसी औद्योगिक क्रांति ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी और उसके बाद जो परिवर्तन होते रहे, जैसे अमेरिका राष्ट्र बना 1787 में और फिर स्थापित हुआ 1945 में, ऐसे हम राष्ट्र बने 1947 में और स्थापित हुए 1991 तक पहुंचते पहुंचते। तो ये जो औद्योगिक क्रांति है ये मूल है। इसके बाद मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्डर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मूल है औद्योगिक क्रांति। क्योंकि जहां भी औद्योगिक, अब नॉर्थ कोरिया है, कौन से उत्पाद के लिए दुनिया में जाना जाता है? कोई उत्पाद नहीं। आज दुनिया में सबसे नाम ज्यादा किसका है? यूएस का। तो यूएस के एप्पल का भी नाम है, स्ट्रॉन्ग नेशन है। फिर यूएस को कौन काउंटर कर रहा है? चाइना। तो चाइना में OnePlus है। चाइना को कौन काउंटर कर रहा है? जापान। तो जापान में टोयोटा है। साउथ कोरिया, सैमसंग। तो यूएस, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया। सीरिया का कौन सा प्रोडक्ट है जिसको दुनिया जानती है? इराक का कौन सा प्रोडक्ट है जिसको दुनिया जानती है? पाकिस्तान का कौन सा प्रोडक्ट है जिसको दुनिया जानती है? तो जहां इंडस्ट्रियल नहीं हुआ, रेवोल्यूशन नहीं हुआ, वहां वो सॉलिड ग्राउंड नहीं पैदा हुआ नेशन को बनने का। ट्रू। आपने भी आंदोलनों की बात की।
बहुत सारे आंदोलन हुए सर इस देश में, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब बच्चे याद करने को आते हैं ना तो उनको याद नहीं रह पाता है, या 1526 को 1426 वो समझ लेंगे, 1857 को कभी कुछ और बोल देंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि वो रट लेते हैं और रट के एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम तक उनके मेमोरी में रहता है, फिर वो भूल जाते हैं और फिर उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। तो इसका क्या सल्यूशन निकाला जाए? एक तो हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे, वो हमसे स्कूल में कहते थे कि भैया हिस्ट्री के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ जो सौतेला व्यवहार सोशल साइंसेस के साथ स्कूलों में किया जाता है, बहुत बुरा व्यवहार, अब तो लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, वरना हमारे समय में माना हम 12th में ह्यूमैनिटीज ले लें तो हम अपराधी घोषित हो जाते। ट्रू। हमने बीए कर लिया था तो हमारे गांव के लोग हमसे कायदे से बात नहीं करते थे। ये होता था, बीए मतलब सबसे जिसका कम नंबर आया है वो बीए ले लिया। आर्ट्स लेने वाला, बीए करने वाला बर्बाद आदमी माना जाता था, उसको कहीं इज्जत ही नहीं। पहले लोग यही पूछते थे, क्या कर रहे हो भैया? बीए कर रहे हैं। अच्छा, बीए कर रहे हैं। बीएससी वाले को थोड़ी सी इज्जत मिलती है, पीएमटी वाले को और आईआईटी वाले को तो खैर बादशाह माना ही जाता था। अब एक तो ये कमी सबसे बड़ी कि भाई आपने बच्चे से कह दिया कि ये तो सब्जेक्ट बेकार है, इस सब्जेक्ट का तो कोई रोल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम 3 इडियट मूवी देखें, उसमें एक चतुर्लिंगम मॉडल है जो चमत्कार को बलात्कार करता है, वो रटने का ही परिणाम है, और एक रैंचो मॉडल है जो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझता है। भाई जब ब्रिटिश शासन शुरू हुआ तो भारत का ऐसा कोई वर्ग था ही नहीं जिसको वो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे थे। क्या राजा, क्या जमींदार, क्या किसान, क्या मजदूर, क्या वर्कर, सब, और सब इस स्थिति में आ गए थे कि अगर नहीं लड़ते तो भी मर जाते। हमें पढ़ने के साथ साथ क्या करना होता है, आज के जो हमारे भाई हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, इन्होंने मनन करना छोड़ दिया है। जैसे हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो एक टॉपिक पढ़ा तो हमें उसको मनन करना है। मनन का मतलब होता है अंदर पिक्चर बनाना। एक पैड लिया, एक वाइट पेपर लिया, 1857 का रिवोल्ट लिखा, फिर उस पर डायग्राम बनाया, इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारण क्या थे, तो भाई सारे वर्गों का शोषण, इतना शोषण कि सब मरने के कगार पे आ गए। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, अंग्रेजों ने किसानों के लिए एक नियम बनाया था, सनसेट लॉ, 1784 में। वो लॉ ये था कि अगर आपको 10 अक्टूबर को कर जमा करना है और 10 अक्टूबर की शाम को सूरज डूब गया और आपने कर नहीं जमा किया तो आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। जो हमारे वीवर थे उनको ये कंपनी के व्यापारी क्या करते थे, जो कच्चा माल होता था वो महंगा बेचते थे और जो फिनिश्ड गुड होता था वो सस्ता खरीदते थे। मतलब 100 रुपये का कॉटन दिया, एक कुर्ता बना, तो अब वो कुर्ता 150 रुपये का होगा। ये उस कुर्ते को खरीदते थे 60 रुपये में। तो मिदनापुर के वीवरों ने अपना अंगूठा ही काट लिया कि भाई अंगूठे के सहारे ही बुनते हैं, अंगूठा रहेगा तो बुनाई कैसे होगी। अब अगर ये मनन करें, चित्र बनाए पढ़ के, तो उसको हम कहते हैं मानसिक हाजमा। जैसे ये पेट हजम करता है ऐसे ये भी पेट हजम करता है। पहली बात, मनन खत्म हो गया। दूसरा, आज के बच्चों में डिस्कशन खत्म हो गया, कोई डिस्कस करना ही नहीं चाहता। भाई डिस्कशन का मूल उद्देश्य क्या था, समझना। कोविड के बाद तो सर और बच्चे अलोन बैठ के पढ़ने और सारी चीजें चले हो गई हैं। और कोविड ने तो एक नई जनरेशन पैदा कर दी है एकदम, मतलब वो एक अलग इशू ही है। तो ना तो ये मनन करते हैं, ना ये डिस्कशन करते हैं, और ना ये लिखते हैं। 3 चीज अगर पढ़ने वाला बच्चा नहीं करता है तो वो चतुर्लिंगम मॉडल पे चल रहा है। शिक्षा उसको जीवन में कभी कुछ दे ही नहीं पाएगी। पहली चीज मनन, आपने पढ़ा उसको मनन करिए, उसका पूरा चित्र बनाइए। दूसरा डिस्कस करिए, और तीसरा लिखिए। आप बिना सोचे पढ़ सकते हैं, आप बिना सोचे लिख नहीं सकते। अगर कोई बच्चा ये 3 काम करेगा तो पढ़ाई उसको बहुत फायदा देगी। जो हम हिस्ट्री में पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा मुगलों के बारे में पढ़े हैं,
मुगलों ने क्या क्या किया, मतलब क्या क्या सुविधाएं लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर लाया, हिस्ट्री में उसके बारे में थोड़ा कम जिक्र है। उन्होंने कितने क्षति पहुंचाई या किस लेवल का उन्होंने किन तरीके की चीज़ों को किया, उसके बारे में ज़्यादा जिक्र है। तो इस पर सर आपकी क्या राय है? उस समय के पीरियड में क्या ऐसी चीज़ें थी जो अच्छी थी, जो बच्चों को जानना चाहिए, और क्या ऐसी चीज़ें थी जो खराब थी, वो बच्चों को जानना चाहिए? मुगलों ने इस देश की महानता में 4 चांद लगाए हैं। इतिहास में कुछ खराब नहीं होता, सीख होती है। जैसे हिटलर आया, उसने अपनी जनता को बहुत बहकाया, बहुत लेबसेरम, हेवन फॉर जर्मन्स। भैया 1929 का डिप्रेशन चल रहा है, पैसा बाजार में है नहीं, कहाँ से हेवन दोगे तुम? लेकिन उसने हेवन फॉर जर्मन्स का नारा लगाया, जनता को बहकाया, चुनाव जीता, पावर सत्ता में पहुंचा और खूब बहकाया। अच्छा, बहकाने की एक लिमिट होती है, एक टाइम आएगा उसके बाद आप नहीं बहका पाओगे, पब्लिक जान जाएगी कि भैया ना। अब वहां पे या तो आप अपनी जान दो और या पब्लिक की जान लो। तो अपनी कौन देगा? तो उसने पब्लिक की लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कराया, पूरी जर्मनी और जर्मन्स का विनाश हुआ। तो अब यहां से ये सीख मिली कि जो आदमी आपको बहका रहा है उससे बच के रहना है। मुगलों ने आए वो विदेशी की तरह, उनका खिलाफ जो सबसे भयंकर लड़ाई लड़ी वो महाराणा प्रताप ने लड़ी। महाराणा प्रताप ने क्यों लड़ी? महाराणा प्रताप कह रहे थे कि देखो भैया, हम जहां जिस जगह बैठे हैं वो गुजरात का दरवाजा है। अब दिल्ली में जो भी बैठेगा उसे गुजरात जाना है, क्योंकि गुजरात का संबंध ईरान और सऊदी अरेबिया से, हमें अपना व्यापार जारी रखना है। और दिल्ली और गुजरात के बीच में है राजस्थान, और राजस्थान में भी जो सिसोदिया हैं वो गुजरात के दरवाजे पे बैठे हैं, तो उनकी कीमत ज़्यादा है। अच्छा, वो इलाका भी जोग्राफिकली बहुत टफ है, मरुस्थल का इलाका है, वहाँ हर आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो राणा ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हारी सारी शर्त तो नहीं मानेंगे। तो अकबर ने कहा यार, सारी नहीं मानोगे तो फिर तो बाकी लोग भी खड़े हो जाएंगे कि भाई हम भी नहीं मानेंगे। वही एक लड़ाई मेजर चलती रही जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट घटना थी हल्दी घाटी। बाकी मुगलों का कालगम अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो उनके जो IAS ऑफिसर्स थे, मनसबदार जिनको हम बोलते थे, उनकी उस समय सैलरी थी 30,000, 40,000, 50,000। उस समय 1580 में, मतलब 1580 में 40,000 का मतलब समझ सकती हो? बिल्कुल समझ सकते हैं। 1580 में जो अपने IAS अफसरों को 40,000 सैलरी दे रहा हो, इमेजिन करो उसकी अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी। सिर्फ एग्जाम्पल देना काफी है। और उस IAS अफसर में सिर्फ मुसलमान नहीं थे, ईरानी थे, तुरानी थे, राजपूत थे, सारे वर्ग के लोग थे। जिसको हम औरंगजेब कहते हैं, उस औरंगजेब के जो सबसे ज्यादा मनसबदार थे IAS अफसर, वो मराठा थे। उस औरंगजेब के मराठा के बाद जो दूसरे नंबर पे थे वो राजपूत थे। अर्थव्यवस्था बहुत ऑर्गेनाइज, मतलब कभी हम चर्चा करेंगे तो सिर्फ मुगल इकोनॉमी पे ही चर्चा कर लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, रूरल इंडस्ट्री मजबूत किया। किसानों से उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ कच्चा माल मत बेचो, कच्चे माल को तुम, जैसे हमने एलोवेरा पैदा किया, अब एक ढंग तो है कि हमने एलोवेरा बेच दिया कच्चा, दूसरा ढंग यह है कि हमने एलोवेरा को प्रोसेस किया क्रीम फॉर्मेट। हाँ, अब एलोवेरा कच्चा बेचना 20 रुपया किलो और एलोवेरा प्रोसेस्ड बेचना 500 रुपये किलो। जूस आप देख लो कितना महंगा आता है उसका। तो किसान मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? तो उन्होंने किसानों से कहा कि ना, तुम सिर्फ कपास नहीं बेचोगे यार, तुम चरखा भी रखो, सूत काटो, तुम सूत बेचो। अब अगर किसान मक्का बेच दे रहा है तो 10 रुपये किलो, लेकिन अगर वो मक्के का पॉपकॉर्न बना के शहरों में बेच दे तो PVR वाले खरीद ले। 500 रुपये किलो भी अगर वो खरीदेंगे तो PVR वाले तो 300 रुपये में 50 ग्राम देते, तो किसान धनी होगा कि नहीं होगा? होगा बिल्कुल। ये किया उन्होंने।
तो मतलब ये है कि मुगलों के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, वो भी लोगों को जाननी ज़रूरी है, जो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ओवरऑल सर, जो अभी हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक आ रहे हैं या जो पहले के चले आ रहे हैं या जो अभी नए भारतीय शिक्षा बोर्ड के हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक बन रहे हैं और जो और चीज़ों को लाया जा रहा है, उनमें आपको क्या लगता है किन किन चीज़ों को और रखने की और पेश करने की ज़रूरत है? नहीं, भारतीय शिक्षा बोर्ड जो सबसे प्यारा काम कर रहा है वो ये है कि व्यवहारिक शिक्षा पर आधारित बुक्स बना रहा है वो। हम लड़कों को सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, दिखाएंगे। जैसे एक बड़ी अच्छी बात मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड की बताऊं कि हमने बड़ी सारी भारत की भाषाओं के शब्दों का, स्टेटमेंटों का इस्तेमाल किया है। भारत शिक्षा बोर्ड से जो लड़का पढ़ के बाहर निकलेगा वो कुछ तमिल भी बोलेगा, तेलुगु भी बोलेगा, कन्नड़ भी बोलेगा, मराठी भी बोलेगा। तो एक भारतीय भाषाओं के बीच की जो समता है वो बढ़ेगी। भाई अगर हम अक्का और अन्ना जाके तमिलनाडु में बोलेंगे तो भैया कहने के विपरीत तो वो अच्छा ही मानेंगे ना। भाई अगर हम तमिलनाडु में जाके किसी लेडी से कहते हैं अक्का, तो तुरंत पलट के देखेगी, क्योंकि बहन के लिए शब्द ही है अक्का। एक तो ये समरसता बढ़ाना, दूसरा व्यवहारिकता बढ़ाना। हमने एग्जाम्पल्स बहुत दिए हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और कहानियां दे रहे हैं। तो लड़का क्या करेगा, कॉन्सेप्ट कहानी को कोरिलेट कर लेगा। ये हमारी पुरानी ट्रेडिशन है, कहानी के द्वारा कॉन्सेप्ट बताना। जैसे हम बताना चाहते थे पूरे भारत को, पूरी दुनिया को, कि तमन्ना अगर पाल रखी है तो त्याग और तपस्या करना पड़ेगा, तो हमने रामचरितमानस लिख डाली। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि अगर तमन्ना पूरी करना चाहते हो तो त्याग और तपस्या को फॉलो करना पड़ेगा। तो श्री राम घर से निकले राजकुमार की तरह और वापस आए भगवान की तरह, लेकिन वो श्री से जो भगवान बने उसमें 14 साल की तपस्या शामिल है। बिल्कुल है सर। और एक आखिरी सवाल आपसे, आपको बहुत से यूथ सुनते हैं, आपके वीडियोस को देखते हैं, पेरेंट्स रिकमेंड करते हैं कि अरे अवध ओझा सर की वीडियो देख लो, कुछ सीख जाओगे। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक आ रहे हैं या हिस्ट्री को लेके जो नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को, वो पेरेंट्स को किस प्रकार उन्हें देनी चाहिए? मतलब हिस्ट्री सिर्फ इसलिए सीमित ना रहे कि आपको सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देना है, दैट्स वाई यू हैव टू लर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो इस बारे में आपका क्या मैसेज है? अगर आप पढ़े लिखे होने के बावजूद, ग्रेजुएट होने के बावजूद आप ये नहीं जानते कि भारत राष्ट्र कैसे बना, भारत में प्रजातंत्र कैसे विकसित हुआ, डेमोक्रेसी, भारत की शिक्षा का मूल स्रोत कहाँ है, मतलब भारत की स्त्रियों को आज़ादी कैसे मिली। कुछ दुनिया में सवाल होते हैं ना जो बेसिक सवाल होते हैं, बेसिक। अगर आप वो सवाल नहीं, उस सवालों के आंसर नहीं जानते तो समझ लीजिए कि आपका पढ़ना बेकार हो गया। भाई आप भारत के नागरिक हैं तो कम से कम फंडामेंटल राइट के बारे में तो जाने। अगर आप फंडामेंटल राइट जानेंगे नहीं तो आप उसको मांगेंगे कैसे? बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि मैं भारत के पेरेंट्स को 2 बात बोलूँगा। पहली बात, अपने सपनों को अपनी बच्चों की आंखों से प्लीज़ मत देखिए। ये बहुत होता है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से कह रहा हूँ, हर आदमी की अपनी आंखें होती हैं, उसके अपने सपने होते हैं। आप अपने सपनों को बच्चों की आंखों से मत देखिए, उनको मत सताइए, मत मारिए। मेरी बेटी है तो जब वो गर्मी की छुट्टी में घर इस बार आ रही थी तो उसकी एक दोस्त हॉस्टल में ही थी, तो मैं लेने गया था। तो मैंने पूछा ये नहीं जा रही? तो बोली पापा इसके परसेंटेज अच्छे नहीं आए तो इसके माँ बाप इसको घर नहीं ले जा रहे। मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस प्रेम की ज़रूरत उन्हें बचपने में है उसी प्रेम की ज़रूरत आपको बुढ़ापे में पड़ेगी। और कहते हैं कि जिस फल को पेड़ को आदमी बोता है काटता भी वही है, और हम वही व्यवहार करते हैं जो हमें याद आता है। जैसे मेरे पिता ने मुझे कंधे पे बिठा के घुमाया है तो अब मैं उन्हें व्हील चेयर पर लेके घुमाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे याद आता है कि वो दशहरा दिखाने ले आते थे कंधे पे बिठा के, वो बाजार घूमते थे तो कंधे पे बिठा के, तो मुझे वो प्रेम याद आता है।
तो जब वो याद आता है तो मैं शाम को 1 घंटा व्हील चेयर पर उनको घुमाता हूँ। अगर वो याद ही नहीं आता तो, और कम से कम हफ्ते में 1 दिन एक मुद्दा उठाइए, कोई भी भोजन मुद्दा उठा लीजिए, कोई भी, और सपरिवार बैठिए और डिस्कशन करिए। सिर्फ बच्चों को दोष मत दीजिए, 1 दिन अपने बच्चों को दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा उनसे पूछिए कि कुछ तुमको पूछना है मुझसे, क्योंकि आपके पास अनुभव है उम्र का। भाई आपका बच्चा कितना बड़ा, 10 साल का, 15 साल का, तभी तो बच्चा है। 20 का तो बच्चा हो रहेगा, वो तो युवा हो जाएगा। तो 10-15 तक अगर आप अपने बच्चे को हर संडे बिठा के पूछेंगे, बताओ क्या पूछना चाहते हो, कोई डाउट है, अगर उसने पूछा कि पापा ये बताओ सिगरेट पीते से क्या होता है, तो आप अच्छा बताओगे ना, क्योंकि आपके पास अनुभव है। आप अपने बच्चों को अनुभव देकर उन्हें 10 साल में अपने 40 साल का ज्ञान दे सकते हो, और वो अनुभव उनके जीवन के निर्माण में बहुत सहायक होगा। तो अपना सपना उनकी आंखों से मत देखिए, और कोशिश करिए कि अपने हफ्ते का 1 दिन का समय आप उन्हें दीजिए और अपने अनुभव को उनसे बांटने की कोशिश करिए। बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला। तो आपने जान लिया होगा कि हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ रटने वाला विषय नहीं है। हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को पास करने वाला विषय नहीं है। हिस्ट्री मज़ेदार है अगर आप अच्छे से पढ़ो और आपको अच्छे से पढ़ाया जाए तो यहाँ रोल आता है पेरेंट्स का, टीचर्स का, कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, और उन टेक्स्ट बुक का कि आप बच्चों को क्या परोस रहे हैं। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चे हिस्ट्री बहुत अच्छे से सीखें और अच्छे से उसे समझ पाएं।